अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। मतलब यह है कि एवापोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान डिफरेंस को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन वो प्रोसेस है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं, उस हीट से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है लेकिन लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फेज ट्रांजिशन उसमें होती है। वाटर चूंकि लिक्विड है तो लिक्विड फॉर्म से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो इट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। अब इस वेपोराइजेशन की दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं एवापोरेशन और दूसरा है बॉइलिंग। एवापोरेशन को भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड स्लोली चेंजेस इनटू इट्स वेपर एट एनी टेम्परेचर without the aid of any external source of heat is called evaporation of liquids। ये वो स्लो प्रोसेस है जो बगैर हीट दिए हुए किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, जब हम किसी ग्लास में पानी रखते हैं और हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो पानी कम होना शुरू हो जाता है, ये एक स्लो प्रोसेस है। आहिस्ता आहिस्ता पानी वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। दूसरा है बॉइलिंग। बॉइलिंग और वेपोरेशन के दरमियान डिफरेंस है। बॉइलिंग जो है, इट टेक्स प्लेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन द लिक्विड इज हीटेड। जब हम लिक्विड्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी है, उसको हीट करते हैं तो एक खास टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू कर जाते हैं। जैसे कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हम इस वाटर को हीट देते हैं तो वाटर का टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो तब ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। लेकिन एवापोरेशन आकर्स एट एनी टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि जब हम ग्लास में पानी रखते हैं, उसको हीट हम नहीं देते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे, सराउंडिंग से टेम्परेचर ले लें या कहीं से भी ले लें, और टेम्परेचर जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो। आहिस्ता आहिस्ता ये पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और एवापोरेशन एक स्लो प्रोसेस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना का मतलब यह है कि जब हम हीट देते हैं वाटर को, तो जब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो जितने भी मॉलिक्यूल है, चाहे वो बॉटम में वाटर के वेपर्स है या मॉलिक्यूल है या मिडल में है या सरफेस में है, सब बॉयल होना शुरू कर जाता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इट इज ए बल्क फिनोमिना। लेकिन एवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। एवापोरेशन ऐसा होता है, जिन मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर ज्यादा होती है वो सरफेस पे आते हैं, तो सरफेस से एवापोरेट होते हैं, सिर्फ नीचे से, बॉटम से नहीं, सरफेस ऑफ द लिक्विड से एवापोरेशन स्टार्ट होती है। तीसरा ये है कि बॉइलिंग प्रोड्यूस नो कूलिंग इफेक्ट। बॉइलिंग की वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन एवापोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। वी कैन से दैट एवापोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। जिसे हम पढ़ चुके हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लास है, ये ग्लास है, इसमें मैं जस्ट सपोज कर रहा हूं कि 3 मॉलिक्यूल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैं लिखता हूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज इक्वल टू 30 जूल। दूसरी की एनर्जी जो है वो 32 जूल है। तीसरी की एनर्जी 34 जूल है। तो इस एनर्जी का अगर हम एवरेज ले लें तो इट विल बी इक्वल टू 32 जूल। और हमें पता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो मतलब यह है कि इस सिचुएशन में इस लिक्विड का टेम्परेचर 32 है। अब मैं सपोज कर रहा हूं कि ये मॉलिक्यूल सरफेस पे है, तो ये सरफेस से एवापोरेट हो जाता है। इसकी एनर्जी 34 है, चूंकि सबसे ज्यादा है, तो ये वाला खारिज हो गया, हमारे पास सिर्फ ये 2 रह गए। इसका अगर हम एवरेज ले ले तो इसका एवरेज 31 आ रहा है। तो जब ये एवापोरेट होता है ये पार्टिकल, तो इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ये बॉइलिंग में नहीं होती है। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। दूसरी बात यह है कि आपकी बुक में दिए गए हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कूलिंग बाय एवापोरेशन। इसकी एप्लीकेशंस है एवापोरेशन की। सबसे पहले जो एप्लीकेशन दिया गया है वो है कूलिंग बाय फैन। मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमारा जिस्म जो है वो गीला है, हम जब पंखे के सामने बैठते हैं
तो पंखा क्या करता है कि सराउंडिंग की जो मॉलिक्यूल है उसको सराउंडिंग से रिमूव करते हैं। तो आपके जिस्म में जो वाटर के कंटेंट्स है वो इवापोरेट होना शुरू कर जाते हैं। तो जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल आपके बॉडी से निकल जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया है कि लेट सपोज ये आपका जिस्म है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स है, तीनों की एनर्जी ये है। अब यहाँ पे अगर हम पंखा लगा ले, फॉर एग्जांपल फैन है, तो फैन क्या करता है, एयर में जो वाटर की कंटेंट्स है वो कम कर देता है। हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन कम हो गया। जब कंसंट्रेशन कम होता है वाटर की, तो यहाँ से वाटर के कंटेंट्स यानी वेपर्स जो है वो आसानी के साथ एयर में एवापोरेट होते हैं। अगर यहाँ पे वेपर्स ज्यादा है, वाटर की कंटेंट ज्यादा है, तो एवापोरेशन स्लो हो जाता है, उसका रेट जो है स्लो होता है। तो जितना एवापोरेशन का रेट तेज ज्यादा होता है उतनी ही कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होती है। तो जब हम फैन लगाते हैं तो एयर की वजह से एवापोरेशन होती है। तो जब एवापोरेशन होती है तो हमारी बॉडी जो है वो ठंडा हो जाता है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। सेकंड ये है कि फीवर कंट्रोल। हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर किसी को बहुत ज्यादा बुखार हो जाए तो हम टॉवल को गीला करके उसके माथे पे रखते हैं, इसी वजह से कि उसका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाए। इसमें होता यह है कि चूंकि जो फोरहेड है यानी माथा है ये बहुत गर्म होता है, जब हम उस पर टॉवल रखते हैं तो आपके माथे से, आपके जिस्म से टेम्परेचर टॉवल में कन्वर्ट हो जाता है। टॉवल में चूंकि पानी की कंटेंट्स होते हैं तो वो कंटेंट्स एवापोरेट होते हैं, तो कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, आपका जिस्म जो है वो कूल हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तीसरा है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एवापोरेशन। इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे घरों में छत के ऊपर टैंकी लगी होती है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये एक वाटर का टैंक है, ये हाइट पे है, और ये एक, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये भी एक टैंक है, ये भी एक टैंक है, ये जमीन पे है, यहाँ पे पानी है। इसमें अगर हम यहाँ पे कोई पाइप लगा लें और इसको हम ओपन करें तो वाटर ऑटोमेटिकली हायर लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो करना शुरू करता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हायर लेवल से पानी लोअर लेवल में खुद बहुत फ्लो करता है बगैर किसी एनर्जी देते हुए। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि इस टैंक से पानी लेकर इस टैंक में लाना चाहता हूं, तो ये पानी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद यहाँ पे फ्लो नहीं करता है फ्रॉम लो लेवल टू हायर लेवल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वाटर पंप लगाते हैं। वाटर पंप, इस पंप के जरिए हम वाटर को यहाँ से यहाँ तक फ्लो कराते हैं। सिमिलरली मैं सपोज कर रहा हूं कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट ये है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसका टेम्परेचर मैं सपोज कर रहा हूं कि T1 है और T1 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे मैं लिखता हूं T1 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर T2 है, और T2 जो है मैं जस्ट सपोज कर रहा हूं कि इट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं, बाय सम मीन इन दोनों को मैं कनेक्ट करूं, तो कुदरत का कानून यह है कि हीट जो है ये फ्लो करता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अगर ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है तो हीट विल फ्लो फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, और ये उस वक्त तक फ्लो करता है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो। अब अगर मैं ऐसा करूं, मैं ये चाहूं कि हीट जो है ये फ्लो करना शुरू करे फ्रॉम बॉडी बी टू बॉडी 1, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हीट पंप लगाएंगे। हीट पंप का ये वर्किंग प्रिंसिपल है कि यहाँ से वो हीट को ले लेता है और उसको कंप्रेस करता है। जब उसको कंप्रेस करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और ये टेम्परेचर इतना इंक्रीज होता है कि 100 से ज्यादा होता है। तो जब 100 से टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो फिर ये यहाँ से फ्लो करके बॉडी ए में आ जाता है। हीट पंप जो है उसका ये काम है कि यहाँ से हीट लेके उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके फिर यहाँ तक फ्लो करा देता है। इस तरह इंक्रीज करता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये एक कंटेनर है, उसमें गैस है और ये एक पिस्टन है, ये गैस है। जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो जब वॉल्यूम कम होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह इसका काम यह है कि ये कंप्रेस करके हीट को यहाँ पे लेके जाता है। यही प्रोसेस रेफ्रिजरेटर में भी होता है।
ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक रेफ्रिजरेटर है। अब यहाँ पे जो बॉडी ए है, जो मैंने वहां पे कंसीडर किया था T1, ये इन्वायरमेंट है। T1 इन्वायरमेंट है। मैं सपोज कर रहा हूं कि इस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और T2 जो है वो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर है। मैं सपोज कर रहा हूं कि T2 यहाँ का है, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर है, और मैं सपोज कर रहा हूं कि ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ पे ये एवापोरेटर है, इसका टेम्परेचर भी -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जब हम इसमें मिल्क या वेजिटेबल रखते हैं, चूंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो यहाँ से हीट फ्लो करके इसमें आ जाता है। तो गैस के थ्रू, जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट फ्रीओन गैस हम इस्तेमाल करते हैं इस कंप्रेसर में, और इस पाइप के थ्रू वो फ्लो करता है। तो यहाँ से हीट फ्रीओन के थ्रू ट्रांसफर होके इस कंप्रेसर में आ जाता है। कंप्रेसर का मिसाल हीट पंप की तरह है। वो इस गैस को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से यहाँ से आने वाली गैस जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मैं सपोज करता हूं कि वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं यहाँ पे लिखता हूं 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब यहाँ पे गैस आता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिर वो इस कंडेंसर के थ्रू फ्लो करता है। अब इस कंडेंसर में जो हीट फ्लो करता है या गैस फ्लो करता है उसकी टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज होती है। तो होता यह है कि इस कंडेंसर से हीट ट्रांसफर होता है टू द इन्वायरमेंट, और फिर ये यहाँ पे फ्लो करता है, उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है, और फिर वो यहाँ पे पहुंचता है। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व की डायमीटर इंतहाई कम होती है। तो यहाँ पे जब रेफ्रिजरेंट पहुंचता है तो उसका प्रेशर इंतहाई डिक्रीज होता है। जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ड्रॉप हो जाता है, और ये जस्ट मैं सपोज कर रहा हूं कि वो इतना कम होता है कि माइनस में आ जाता है। और फिर यही गैस जब यह इंटर होता है तो उसका टेम्परेचर कम होता है। तो अगेन वो यहाँ से हीट लेके इसके थ्रू फ्लो करता है। तो इसी तरह इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जितनी भी चीजें रखी हुई है उसमें जो हीट होता है वो इस एवापोरेटर इन पाइप्स के थ्रू इन्वायरमेंट में ट्रांसफर होता है, और फ्रिज के अंदर जो चीजें है वो ठंडी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये रेडिएटर फैन है, इसके थ्रू भी हीट जो है वो इन्वायरमेंट में ट्रांसफर होता है। अब दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने गर्मियों में अक्सर नोट किया होगा, जब गर्मी इंतहाई ज्यादा होती है तो फ्रिज या रेफ्रिजरेटर सही तरह चीजों को ठंडा नहीं करता। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके नजदीक हम फैन लगाते हैं ताकि इस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो जाए। तो जब इस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है तो आसानी के साथ इस कंडेंसर से हीट ट्रांसफर होके इन्वायरमेंट में आ जाता है। तो चीजें जो फ्रिज में रखी होती है वो ठंडी हो जाती है। जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है, ये कंप्रेसर है, ये कंडेंसर है, ये जो लगे हुए ये रेडिएटर है, ये एक्सपेंशन वाला है, ये एवापोरेटर है। तो ये मेन कंपोनेंट है रेफ्रिजरेटर्स की। तो इस तरह हम एवापोरेशन को यूज करते हुए फ्रिज के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको हम ठंडी करते हैं। इसके अलावा जब हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं जैसे कि फ्रीओन है, इसका इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत हाइट पे एक लेयर होता है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर जहरीली गैसेस से भरा होता है। जितनी भी गैसेस ऊपर से आती है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे जो हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं फ्रीओन, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जब हवा में एटमॉस्फेयर में शामिल होता है तो वो ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है। अगर ये ओजोन लेयर बाय सम मीन हम कम करें, मिनिमाइज हो जाए, यानी वो जहरीली गैसेस हम तक पहुंचे, तो हमारा जमीन के सरफेस पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी रेफ्रिजरेंट यूज करें जिसका इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट ना हो, बुरा इफेक्ट ना हो। तो इट्स ऑल अबाउट द इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। थैंक यू।